तो दिग्गजों का प्रचार खत्म हो गया है। दरअसल चुनावी प्रचार का शोर खत्म हो गया है। आखिरी दिन दिग्गजों ने जमकर प्रचार प्रसार किया है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी, ये बेहद दिलचस्प होने वाला है कि चुनावी मुकाबले में जीत किसकी होती है। जनता लगातार जनता से अपने पक्ष में समर्थन मांगने के लिए पहुंचे हैं तमाम दिग्गज। हालांकि चुनाव प्रचार का शोर अब खत्म हो गया है, लेकिन 8 तारीख को जो रिजल्ट सामने आएंगे उसमें क्या कुछ स्थिति होगी, अब ये देखना बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। दिन पर दिन इसको लेकर के एक उम्मीद बढ़ती जा रही है तमाम राजनीतिक दलों में। कथुरिया जी हमारे साथ, देवेंद्र कथुरिया जी हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र जी, जिस तरह से प्रचार प्रसार का शोर तो खत्म हो गया है, राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे जरूर कर रहे हैं, लेकिन अब दिल की धड़कनें और तेज होती जा रही हैं। अभी से महज 48 घंटे का समय जब वोटिंग होगी और 8 तारीख को नतीजे सामने आएंगे। देवेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? तो देवेंद्र जी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लगता है उनको हमारी आवाज नहीं मिल पा रही। लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बड़ी खबर बता दें कि चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो गया है। सभी 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, 8 अक्टूबर को नतीजों की घोषणा होनी है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल जनता के बीच पहुंच रहे हैं। रोड शो के माध्यम से, चुनावी रैली के माध्यम से, जनसभा को संबोधित करने के माध्यम से जनता को अपने पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी अपनी जीत का सभी राजनीतिक दल दावा जरूर कर रहे हैं, लेकिन नतीजे किसके पक्ष में जाएंगे ये देखना बेहद दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि महज 48 घंटे का समय जब वोटिंग शुरू होगी, 5 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। देवेंद्र कथुरिया जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर। देवेंद्र जी, चुनाव प्रचार का शोर अब खत्म हो गया है। आखिरी दिन दिग्गजों ने जमकर प्रचार प्रसार किया है। रोड शो के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक दूसरे राजनीतिक दलों पर हमलावर भी नजर आए तमाम दिग्गज, और रोड शो के माध्यम से जनता को अपने पक्ष में समर्थन जुटाने की कोशिश भी की। कुल मिलाकर प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन था, जमकर प्रचार किया गया। 48 घंटे का समय रह गया है जब वोटिंग शुरू होगी। 8 अक्टूबर को नतीजे किसके पक्ष में आएंगे ये देखना बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। देखिए प्रगति, मेरे को याद है 15 अगस्त मनाने के तुरंत बाद चुनावी गहमा-गहमी शुरू हो गई थी। करीब 1.5 महीने तक आप देखिए, प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हरियाणा के नेता योगी आदित्यनाथ भी हरियाणा में आए, और मोहनलाल यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, मतलब पूरी कसर बीजेपी के जितने स्टार प्रचारक थे बड़े बड़े, सबने हरियाणा का रुख किया, कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि कांग्रेस के इतने बड़े प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को छोड़ दे तो बाकी बागडोर जो है बाकी संभाली यहाँ के हरियाणा के नेताओं ने, खासतौर पर भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने। लेकिन बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री 4 बार आए, 4 जनसभाएं की, कुरुक्षेत्र, गोहाना, हिसार और लास्ट में पलवल के पृथला में। योगी आदित्यनाथ 2 बार आए, अमित शाह 3 बार आए, राजनाथ सिंह आए। बड़े बड़े सितारे बीजेपी ने उतारे। किसी भी तरीके से जो हुंकार भरी गई है, बीजेपी ने भरी है कि तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनानी है। और बीजेपी के लिए मेरे को लगता है हरियाणा में सरकार बनाना जरूरी भी है, क्योंकि किसान आंदोलन है या कुछ और मुद्दे हैं। हरियाणा बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है, 3 तरफ से हरियाणा ने दिल्ली को घेरा हुआ है। चौथी तरफ यूपी है, जहां किसान आंदोलन काफी मुखर रहा था। और हरियाणा, चूंकि पंजाब, हरियाणा को क्रॉस करके पंजाब थोड़ा दूर है दिल्ली से, लेकिन हरियाणा जो है दिल्ली को घेरे हुए है और तरफ यूपी है। तो मोदी जी की सरकार ठीक ठाक चलती रही, इसलिए हरियाणा को साधना बहुत जरूरी है। इसी वजह से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। और मैं फिर कहूंगा, एक पखवाड़े में बीजेपी की स्थिति में सुधार हुआ है हरियाणा में। बिल्कुल देवेंद्र जी, हालांकि हरियाणा में बीजेपी की स्थिति में सुधार जरूर हुआ है। और अगर अभी हम आखिरी के कुछ दिनों का जिक्र करें तो बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। हालांकि उसमें कितनी कामयाब हुई है कितनी नहीं, ये जब नतीजे सामने आएंगे तब समझ में आएगा। लेकिन इस बीच कांग्रेस की स्थिति भी चुनौतीपूर्ण बीजेपी के लिए इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे थे वो कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण नजर आ रहे हैं। और इसको देखते हुए अब अंदाजा इस बात का लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे जो बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण थे, कहीं ना कहीं ये स्थिति विधानसभा चुनाव में भी ना उभरती हुई नजर आए। बिल्कुल प्रगति, देखिए लोकसभा के जो चुनाव परिणाम आए बीजेपी को अलर्ट करने वाले थे जी। हालांकि बीजेपी हुंकार भरे कि तीसरी बार सरकार आ रही है, हमने 10 साल तक सरकार अच्छी चलाई, जन हितकारी फैसले लिए, ऑनलाइन
सेवाएं दी, भ्रष्टाचार को कंटेन किया, बहुत दावे बहुत किए बीजेपी ने और उसी मुताबिक बीजेपी उम्मीद कर रही थी। लेकिन लोकसभा में 5 सीटें खोने के बाद एक तरह से बीजेपी अलर्ट पर आ गई थी, क्योंकि लोकसभा के बाद आप देखिए 4 महीने का ही टाइम बचा है जी। 25 मई को हरियाणा में लोकसभा की वोटिंग हुई थी और 4 जून को रिजल्ट आया था। महज 4 महीने बाद हरियाणा का चुनाव हुआ है और बीजेपी ने तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी। लोकसभा के तुरंत बाद बीजेपी तैयारियों में लग गई थी और बड़े बड़े सितारे आप देखिए, प्रधानमंत्री जैसे शख्स, इतने बड़े व्यक्ति, सबसे बड़े स्टार प्रचारक 4 बार अगर हरियाणा में आए हैं, अमित शाह 3 बार आए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हरियाणा को लेकर कितनी गंभीरता बीजेपी हाईकमान ने और यहाँ की पार्टी के नेताओं ने दिखाई है। बिल्कुल देवेंद्र जी, बीजेपी हाईकमान ने हरियाणा को लेकर के गंभीरता जरूर दिखाई है, लेकिन इससे पहले भी हम इस बात का जिक्र कर चुके हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार हरियाणा में चुनावी रैली करने पहुंचे थे। क्या मोदी मैजिक इस बार भी काम करेगा? क्योंकि जिस तरह से मोदी के नाम पर वोट की अपील की जाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जनता वोट करती है, क्या इस बार भी तीसरी बार सरकार बनाने में मोदी मैजिक कामयाब होगा? देखिए प्रगति, सच्चाई तो यह है कि मोदी मैजिक काम करता रहा है। 2014, 2019 के लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, 2024 में तीसरी बार लोकसभा के चुनाव, हालांकि मोदी जी की सरकार जैसे कैसे बन गई, लेकिन हरियाणा की स्थितियां भिन्न हैं। चूंकि आप देखिए 2014 और 19 में बीजेपी लोकप्रियता के चरम पर थी, मोदी मोदी हो रहा था, लेकिन अब हरियाणा में चूंकि मुद्दे जो है वो स्थानीय हैं, स्थानीय मुद्दे और जातीय आधार पर ये चुनाव हरियाणा में लड़ा जाता है। जातीय समीकरण अहमियत रखते हैं और इसी वजह से पार्टियां जातीय समीकरणों को ध्यान में रखकर ही टिकट का बंटवारा करती हैं। तो 2 चीजें इन चुनाव को प्रभावित करने वाली है, एक तो जातीय समीकरण जिस आधार पर पार्टियों ने टिकट बांटे, और दूसरा ये है कि थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी वाला, चेंज वाला सवाल है। और दूसरा एक बड़ा मुद्दा मैं ये भी मानता हूं कि जाट और दलित वोटर्स तय करेंगे कि सरकार किसकी बन रही है, क्योंकि दलित वोट एक तरफ जाते हैं और जाट वोट भी जिसके साथ जाए, जिसके साथ लग जाए, आक्रामक तरीके से जाट वोटर्स वो करता है जो ठान लेता है। तो मेरे को लगता है दलित वोटर्स प्लस जाट वोटर्स, इनका रुख क्या रहता है। और एक तीसरा फैक्टर है साइलेंट वोटर्स, जो अभी चुपचाप है, जो देख रहे हैं क्या करना है। आखिरी टाइम में साइलेंट वोटर का रुख क्या रहता है, किस तरफ जाते हैं, बहुत कुछ नतीजे इसी पर आधारित है। जी बिल्कुल, नतीजे बेशक देवेंद्र जी साइलेंट वोटर्स पर बहुत कुछ आधारित है, क्योंकि यही स्थिति लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिली थी। उस दौरान भी आखिरी मोमेंट तक, आखिरी पल तक जो साइलेंट वोटर्स थे उनका एक अलग ही दिलचस्प हिसाब देखने को मिल रहा था कि वोटर्स बिल्कुल साइलेंट है। इस तरीके से बिल्कुल भी आकलन नहीं किया जा सकता था कि जीत किसके पक्ष में जाएगी, ये सरकार किसकी बनती हुई नजर आएगी। और अभी यही समीकरण दोबारा से बनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि 8 तारीख को जब नतीजे सामने आएंगे तब स्थिति क्या कुछ होगी, ये देखना अब और ज्यादा दिलचस्प होता जा